अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है और ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजीज हैं, थोड़ा सा रिकेप कराता हूँ। वो ये था कि ब्लैक बॉक्स में वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हमें कोई पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के का स्ट्रक्चर किस तरह है, किसके अंदर कोडिंग किस तरह हो चुकी है। तो इसलिए हम वी हैव ओनली द ऑप्शन कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है, जो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उसकी बुनियाद पर टेस्ट करें कंपोनेंट को। तो इसके लिए हम इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं कि इसके अंदर का हमें पता नहीं होता। तो वी हैव द ओनली ऑप्शन कि हम सिर्फ अवेलेबल इन मतलब जो इनपुट हैं और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इसकी बुनियाद पर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर ले। तो इसके लिए जो तरीका है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग तो हम कर ही नहीं सकते। तो किस तरह हम मैक्सिमम टेस्टिंग कर ले ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि सारे मतलब ये सारे इनपुट पे ये सही काम करेगा। तो इसके लिए एक सजेशन, एक टेक्निक ये है कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग अप्रोच जिसको कहते हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग अप्रोच में ये होता है कि हम जितने भी इनपुट्स हैं इनको इक्विवेलेंस पार्टीशन में डिवाइड करते हैं और हर पार्टीशन से मिनिमम, मैक्सिमम और इस तरह के एवरेज वैल्यू पे इसको टेस्ट करते हैं। अगर इन वैल्यू पे इसका आउटपुट सही आता है तो दिस मीन कि इस रेंज पे इस कंपोनेंट का के सारे मेंबर का यही के ऊपर सारे मेंबर के लिए इसका यही एक बिहेवियर होगा। तो लिहाजा दिस एश्योर अस के मतलब ये इस रेंज इनपुट रेंज पे सही काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह जो जो बहुत डिफरेंट रेंजेस हैं इनके बीच में जो बाउंड्रीज वैल्यू है, इन बाउंड्री वैल्यू पे भी चेक करते हैं। जिस तरह अभी एक एग्जांपल के तौर पर हमने फैक्टोरियल के लिए कोई फंक्शन बनाया है, तो फैक्टोरियल उस फंक्शन का जो एक्सपेक्टेड सॉरी इनपुट देना है वो नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरह की इन तीन तीन डिफरेंट क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया और फिर इनके बीच में जो बाउंड्री है वो जीरो है। तो इन क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में बाउंड्री वैल्यू जीरो है। तो अब क्या करते हैं, इस तरह इन तीन क्लासेस के लिए एक टेस्ट केसेस लिखते हैं कि सपोज क्लास 1 के लिए नेगेटिव वैल्यू पे एक इनपुट देंगे तो इसका आउटपुट आना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइन फॉर नेगेटिव वैल्यू। इस तरह कोई पॉजिटिव वैल्यू दे दे, उसका वही आउटपुट आना चाहिए जो अभी इनपुट दिए 3, तो उसका आउटपुट 6 आना चाहिए फैक्टोरियल का। और इस तरह मैक्सिमम वैल्यू दे तो बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यू पे जो आउटपुट आएगा वो मतलब मेमोरी ओवरफ्लो होगा। तो इसलिए उसका आउटपुट आना चाहिए कि ये बहुत बिग वैल्यू है, मेमोरी ओवरफ्लो है। और इस तरह बाउंड्री वैल्यू पे भी ये अंतर आना चाहिए। तो इस तरह अगर हम ये 3-4 टेस्ट केसेस चला दे तो दिस मीन इट विल श्योर अस के अगर ये 3-4 केसेस सही रन होते हैं और सक्सेसफुल आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो मतलब देता है, तो दिस मीन कि ये कंपोनेंट सारे इनपुट्स पे सही काम करेगा। और ये इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद दूसरे जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, दूसरा स्ट्रेटजी है टेस्टिंग की, वो है इस दूसरी स्ट्रेटजी में जो टेस्टिंग की है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है जिसको कहते हैं, या फंक्शनल सॉरी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कहते हैं, जिसके हमें पता होता है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। तो फिर उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने इसको टेस्ट करना होता है। तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाथ टेस्टिंग इज टू इंश्योर that the set of test cases is such that each path through the program is executed at least one, कि जितनी भी पॉसिबल पाथ्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर वो कम से कम एक मर्तबा एग्जीक्यूट हो जाए।
फॉर एग्जांपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, तो इस तरह एक टेस्ट केस लिखिए जो एक इफ टेस्ट हो जाए, फिर दूसरा टेस्ट किस तरह लिखिए कि एल्स टेस्ट हो जाए, जितने भी अवेलेबल पाथ हैं वो सारे टेस्ट हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पाथ टेस्टिंग इज प्रोग्राम, और ये किस तरह हम लिख सकते हैं, तो प्रोग्राम फ्लो ग्राफ दैट शो नोड्स रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम डिसीजन एंड आर्क्स रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल। पहले हम ये करेंगे कि प्रोग्राम फ्लो ग्राफ बनाएंगे। प्रोग्राम फ्लो ग्राफ में जो जो नोड्स हैं वो डिसीजन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो आर्क हैं वो कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और स्टेटमेंट विद कंडीशन आर देयर फॉर नोड्स इन द फ्लो। जो जो जहाँ पे स्टेटमेंट्स है वो तो नोड्स हैं, डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये इसका मतलब ये है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए या स्ट्रक्चर टेस्टिंग के लिए सबसे मेन चीज जो है वो प्रोग्राम फ्लो ग्राफ है। पहले प्रोग्राम फ्लो ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ के में क्या होता है कि जो डिसीजन पॉइंट्स हैं या कंडीशंस हैं वो नोड्स होंगे, और जो आर्क है वो कंट्रोल फ्लो डिस्क्राइब करता है। ये बनाएंगे और फिर इसी के मुताबिक पाथ डिसाइड करेंगे उसमें कौन कौन से पाथ हैं इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ में। और ये हर पाथ को हमें एक मतलब एक इस तरह टेस्ट केसेस लिखेंगे कि हर पाथ एक न एक मरतबा जरूर एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल white box technique is based on the program flow graph, control flow graph। इसमें कितने पाथ हैं, 1 से स्टार्ट होता है, अभी देखें 2 पे आएगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 4 से वापस 2 पे भी आ सकते हैं, फिर इसका एक लूप ये दिखाता है कि भाई ये इस तरह चलता रहेगा, और जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो फिर 2 से डायरेक्ट 5 पे आएगा और 5 से 6 पे आएगा। तो इसमें कितने 1 से जब स्टार्ट होता है और 6 पे एंड होता है, तो इसमें कितने पाथ्स हैं, 1 2, और डायरेक्ट सपोज कोई स्टेटमेंट इधर कोई कंडीशन है और कंडीशन फुलफिल ना हो जाए और डायरेक्ट 5 पे आ जाए और 6 पे आ जाए, तो एक पाथ 1 2 5 और 6 है। फिर 1 2, फिर एक ये कंडीशन फुलफिल हो गया, 2 3 4, 4 के बाद फिर 2 पे आया, 1 2 3 4, और फिर क्या हुआ, फिर 2 पे आया, 2 से फिर 5 6, इधर ये 5 रह गया है। दूसरे में क्या है, एक 1 2 3 4, फिर 2, फिर 5, फिर 6, इधर एक 5 रहता है। दूसरा पाथ इस तरह है। तीसरा पाथ क्या है, 1 2 3 4, और फिर 2 3 4 और 3 मरतबा, फिर 2 3 4 के बाद फिर 2 5 और 6, इन टोटल 3 पाथ्स हैं। ठीक है। तो हमें टेस्ट केस इस तरह लिखना होगा कि पहला ये पाथ एग्जीक्यूट हो, इधर जो कंडीशन है वो फाल्स हो जाए और डायरेक्ट इधर आ जाए। दूसरा टेस्ट केस हम इस तरह लिखेंगे कि ये एक मरतबा ट्रू हो जाए, यहाँ से होके जाए और यहाँ आ जाए दोबारा, फिर यहाँ से होके जाए। और तीसरा ये लिखेंगे कि ये एक मरतबा दोबारा एग्जीक्यूट हो जाए और यहाँ आ जाए, फिर कोई फॉर लूप होगा कि इसके अंदर दोबारा आ जाए और फिर यहाँ से होके आ जाए। तो prepare test cases that will force the execution of each path in the basic set। इस तरह टेस्ट केसेस लिखेंगे कि हर पाथ एक से वन टाइम एटलीस्ट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ है उसके बेसिक है क्या है कि इस तरह जब आता है तो वो सीक्वेंस के लिए होता है, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना होता है वो सीक्वेंस होता है, x इज इक्वल टू 1 और फिर y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 10, ये इस तरह सीक्वेंस जब होगा तो वो इस तरह ग्राफ बनेगा। अगर कंडीशन बनता है इफ एल्स, तो फिर इस तरह का ग्राफ बनेगा, इफ तो ये आएगा, एल्स तो ये आएगा, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से। ठीक है। और जब वाइल लूप होगा तो इसके लिए इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है। ये यहाँ से आएगा, अगर ये ट्रू नहीं तो वापस आ जाएगा, अगर ये ट्रू तो यहाँ से होकर जाएगा और फिर चलता जाएगा, यहाँ तक दोबारा आएगा। ठीक है। सपोज ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए किस तरह करते हैं। तो ये एक बाइनरी सर्च के लिए एल्गोरिदम लिखा गया है। ठीक है। यहाँ से बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम स्टार्ट होता है,
1 ये इनिशियलाइज होगा, फिर 2 ये वैल्यू इसको मिलेगी, ठीक है, और फिर मिड में वेरिएबल डिफाइन, फिर इस तरह 3, फिर 4, फिर 5। इधर कोई कंडीशन है, कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ से डायरेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर ये कंडीशन है इफ, फिर ये कंडीशन है, फिर इसके बाद इल्स है, फिर इफ फिर इल्स, ठीक है। तो इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है, कि 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3, 4, 5, 5 यहाँ से लूप आता है ना, 5 पे लूप है, ठीक है। जब लूप आएगा तो लूप के अंदर अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ कि बॉटम लेस देन इक्वल टॉप, तो नीचे जाएगा। 6 7 में जाएगा तो 7 में इधर फिर एक इफ कंडीशन है, ठीक है। तो अगर इफ ट्रू है तो इधर जाएगा, अगर फॉल्स है तो 11 पे जाएगा, ठीक है। अगर इफ ट्रू है तो नीचे जाएगा इधर, अगर फॉल्स है तो इधर 11 इस पे आएगा, 11 पे जाएगा, ठीक है। ये इफ और ये इल्स है, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो फिर 8 भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, 10 में भी जाएगा, फिर ये स्किप होगा, ये 11 वाला पोर्शन स्किप होगा, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो जब अगर ये इफ ट्रू हुआ तो 8, 9, 10 पे जाएगा, 14 पे जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं, फास्ट, ये 11 पे आएगा, और 11, 12, 13, और 13 से फिर 14 इस तरह चलते जाएगा। इन ये आप लोगों को दिखाता है, सिर्फ एग्जांपल है कि किस तरह हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं एक कोड के बुनियाद पर। इफ एल्स जब होता है तो उसी के मुताबिक हमें चलना होता है। तो ये कितने इंडिपेंडेंट पाथ हैं, एक पाथ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एंडिंग पॉइंट है, 1 से लेके 14, इन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14। ये बीच में 11 और 12, 13 इसलिए मिसिंग है क्योंकि इधर ये तो एल्स कंडीशन है, एल्स में है, 11, 12, 13 ये एल्स में है। अगर ये इफ ट्रू हुआ तो ये एल्स पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ये स्किप होगा इफ ट्रू हो, और यहाँ आएगा 14 पे आएगा, तो इसलिए 10 से डायरेक्ट 14 है, 10 से डायरेक्ट 14 है, ठीक है। अगर 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 ये मतलब ट्रू नहीं है, एल्स हैं, तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा 11, 12, 13 और फिर 14। अगर ये 13 होगा तो फिर ये वाइज के बाहर जाएगा, वाइज वो ट्रू हो तो डायरेक्ट फिर 14 पे आएगा, ठीक है। तो इतने इंडिपेंडेंट पाथ हैं इधर कि एक पाथ क्या है, एक पाथ ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 14। अभी जो इधर 1 यहाँ से लेके 10 और 14, और फिर इस तरह दूसरा पाथ क्या है, यहाँ से ओके 7 और फिर 11, 11 फिर भी 2, 13, 5 और 14, और फिर 7, 11, 12, 12, 5 और 14। और इसमें भी आता है कि भाई यहाँ आया हो तो यहाँ भी जा सकता है, 11, 13, 5 और फिर 6, 7, 8 इस तरह भी आ सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट पाथ है टोटल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14। तो इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 और 14, 5 और डायरेक्ट 14। फिर एक और पाथ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 11, 12, 5 और फिर डॉट 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 का मतलब ये है कि डॉट का मतलब ये है कि इधर भी जा सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो टेस्ट केसेस शुड बी डिराइव्ड सो दैट ऑल ऑफ दीज पाथ आर एग्जीक्यूटेड। हम इस तरह डिराइव करेंगे टेस्ट केसेस, इधर हम लिखेंगे कि भाई ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा कि बॉटम की क्या वैल्यू होनी चाहिए, बॉटम वेरिएबल की, और टॉप की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ये कब होगा, जब हम इसके बुनियाद पर हम इस कोड को देखेंगे और इसके बुनियाद पर इन वेरिएबल के लिए वैल्यू इधर देंगे और फिर चलाएंगे, तो ये डिफरेंट पाथ एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है।
तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग इसको इसलिए कहते हैं कि हमें उसके कोड का पता होता है, इस कोड की बुनियाद पर हम सारे इंडिपेंडेंट पाथ को टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस लिखते हैं। जो मेट्रिक्स हैं कि सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स हैं जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए है, वो एक साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी नंबर होता है। मैकेबे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ये 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर लाइन ऑफ कोड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली, और ये लाइन ऑफ कोड यूज होता है उसके बाद ज़्यादातर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी नंबर यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी of the program is computed from the control flow graph using the formula. कंट्रोल फ्लो ग्राफ से हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी नंबर मालूम करते हैं कि कितने एजेस हैं, कितने नोड्स हैं, नंबर ऑफ एजेस माइनस नोड प्लस 2। फॉर एग्जांपल ये कितने एजेस हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ से लेके 15 16, टोटल 16 एजेस हैं, ठीक है। और कितने नोड्स हैं, तो इसमें 14 नोड्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 14 तक 14 नोड्स हैं, तो 16 माइनस 16 एजेस हैं, 16 माइनस 14 नोड है, 14 प्लस 2, 16 माइनस 14 से 2 आएगा प्लस 2, तो इसका साइक्लोमेट्रिक नंबर हो गया 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। बाय कंप्यूटिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट एंड एडिंग 1, और इस तरह भी होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट एड काउंट करें और उसके साथ 1 प्लस करें। तो कितने कंडीशंस इधर हैं, इधर 3 कंडीशन है, एक कंडीशन इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। या मतलब ये तो लूप है, इस इधर 3 कंडीशंस हैं और ये 1 2 3 कंडीशंस हैं, इधर भी कंडीशन चेक होगा, इधर भी कंडीशन चेक होता है और इधर भी कंडीशन चेक होता है। तो 3 कंडीशन स्टेटमेंट है, इसे तो 1 प्लस करें तो 3 प्लस 1 4। तो ये जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है 2 तरीकों से मालूम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जो साइक्लोमेट्रिक जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ है उसमें जितने एजेस हैं, जितने नोड्स हैं, इनसे एजेस नोड्स से माइनस करें, ठीक है, और 2 प्लस करें, या जितनी भी कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं और इनके साथ 1 प्लस करें, तो 3 कंडीशन स्टेटमेंट 1 प्लस करें तो 4 हो गया, और इधर भी 16 माइनस 4 प्लस 2 तो इधर भी 4 हो गया, ठीक है। दिस measure determine the basic set of linear independent path and try to measure the complexity। इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कितने में लीनियर पाथ्स हैं इंडिपेंडेंट, और उसकी बुनियाद पर हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की मेजर करते हैं, ठीक है। हम क्वालिटी इस मतलब ये साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हम क्यों मेजर करते हैं, इसकी बुनियाद पर हम क्वालिटी मेजर करते हैं। और क्वालिटी हम किस तरह मेजर करते हैं, हाउ टू इवैल्यूएट क्वालिटी। तो एक थ्रेशोल्ड होता है कि भाई इस थ्रेशोल्ड से साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी, तो लिहाजा कम से कम होना चाहिए, और इससे क्वालिटी मतलब ख़राब होनी है तो इसलिए हम क्वालिटी ठीक कर सकते हैं कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। और साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह कम हो सकती है कि जिसमें ये कंडीशन जितने कम हो। तो अगर हम देखेंगे कहीं पे कि किसी मॉड्यूल की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये कंडीशंस कम से कम कर दे। कंडीशन किस तरह कम कर सकते हैं, इस कोड को फिर चेंज करेंगे दूसरे तरीके से काम, मतलब कोई इधर वाइल लूप है तो फिर हो सकता है हम फॉर लूप लगा लें, या कोई मतलब इसको स्प्लिट करेंगे, तो इससे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को कम कराएंगे, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम होने से क्वालिटी बढ़ेगी। An important aspect of a metric is guidance। मेट्रिक क्या करता है, मेट्रिक एक गाइडेंस देता है अबाउट व्हेन द वैल्यू आर रीजनेबल, जब ये वैल्यू रीजनेबल है, एंड व्हेन द वैल्यू आर नॉट रीजनेबल, अब ये वैल्यू रीजनेबल नहीं है, लिहाजा जो ये एक इंडिकेटर होता है कि भाई अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। So McCabe analyzed a large project and discovered that for module with cyclometric complexity over 10,
the module has history of many more error and many more difficulty in maintenance. मैकेबे जब ये 1976 में साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी नंबर मालूम करना चाह रहा था, मतलब ये प्रपोज करना था, तो उस टाइम उसने बहुत सारे मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया था और उसकी इनकी फाइंडिंग ये थी कि जितने भी प्रोजेक्ट उन्होंने एनालाइज किए तो उनका ये कि जिस मॉड्यूल की साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी नंबर 10 से ज़्यादा था तो उसमें मेंटेनेंस के फेज में बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, उसने ऑपरेशनल फेज में बहुत सारे एरर आए थे। हाँ, तो उन्होंने 10 ये डिसाइड किया कि 10 हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि 10 जो है ये साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी नंबर का थ्रेशोल्ड नंबर है, कि किसी भी मॉड्यूल की थ्रेशोल्ड नंबर साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी नंबर ये इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो तो इफ द साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी इज ग्रेटर देन 10 effort should be made to reduce the value and to split the module. कोशिश ये करनी होगी कि ये साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी से कम करें। तो किस तरह कम कर सकते हैं कि मॉड्यूल को मतलब स्प्लिट करें, डिवाइड करें और इसके अंदर ये कंडीशंस कम से कम कराएं ताकि दूसरे तरीके से लॉजिक से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी नंबर 10 से या 10 से ज़्यादा हो तो उसमें प्रॉब्लम बहुत सारे आ सकते हैं। 10 से मतलब ये कि इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, यानी पूरे मॉड्यूल के अंदर 9 कंडीशन है। साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी तो इसके बराबर है नंबर ऑफ कंडीशंस स्टेटमेंट प्लस 1, तो अगर 10 है तो इसका मतलब ये कि 9 कंडीशन है, तो 9 कंडीशन मुझे इसको इस तरह कम करें ताकि ये कंडीशन कम से कम हो। ठीक है, इसी तरह अब ये इसके साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी के लिए आपको मतलब कि ये एक प्रीवियस एग्जांपल था, तो इसमें साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी किस तरह मालूम कर सकते हैं। अब देखें इसमें कितने कंडीशन हैं, एक कंडीशन ये है और एक ये है, या यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, तो कंडीशन स्टेटमेंट प्लस 1, तो 1 कंडीशन स्टेटमेंट है कि यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, एक कंडीशन स्टेटमेंट है यहाँ पे चेक होगा तो 1 + 1 = 2, या इस तरह भी हो सकता है कि एजेस माइनस नोड प्लस 2, तो कितने एजेस हैं 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं। कितने नोड्स हैं 6 नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 नोड हैं, तो 6 - 6 + 2, तो 2 इसकी कम्प्लेक्सिटी है। और 2 कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि इसमें 2 पाथ्स हैं, 2 लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं इधर। ठीक है, तो जब 2 लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ हैं तो कम्प्लेक्सिटी = 2 विच इज लेस देन 10 से कम है, जो 10 हमारा थ्रेशोल्ड है, तो मीन इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, इस तरह इसकी देख लें, जो हमने बाइनरी सर्च के लिए एक अभी मैंने दिखाया था एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ, तो अब इसकी देखें कि 16 एजेस हैं, मैंने काउंट किया था ना, और इसमें 14 नोड्स हैं, तो 16 - 14 + 2, तो इससे 2 + 2 4 आएगा। या कितने कंडीशन स्टेटमेंट हैं +1, तो 3 कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, और इसको 1 + 4, तो 4 का मतलब ये कि इसमें 4 लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ होंगे। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ यहाँ से लेके 13 ये हो गया, एक पाथ 12 से लेके ये हो गया, यहाँ से आए 3 हो गए ना, और 4th ये कि यहाँ से लेके यहाँ आ जाए, और 4 10 से कम है तो इसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, अब बस आखिरी 2 स्लाइड्स हैं कि टेस्टिंग लाइफ साइकिल मॉडल कहाँ से कहाँ शुरू होता है। असल में हम इसकी प्लानिंग करते हैं, टेस्टिंग की प्रिपरेशन करते हैं, गोल सेट करते हैं कि भाई क्या हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, किस मॉड्यूल को मतलब करते हैं, कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए, टेस्ट केस कौन से बनाए जाएं, उसको प्रोड्यूस किए जाएं, ये प्लानिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूशन के बाद देखते हैं कि भाई क्या मतलब जो हमारा गोल था वो ठीक है कि नहीं, इसमें कोई डिफेक्ट है दोबारा इसको डिफेक्ट ठीक करें, ये चलता रहेगा। इसके साथ साथ मतलब वो सारे मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि भाई ठीक है हमारा गोल कंप्लीट है, इसमें कोई डिफेक्ट और नहीं है, तो इसको रिलीज करते हैं। इसके साथ साथ रिलायबिलिटी टेस्टिंग भी हम करते हैं, या इसकी कवरेज गोल्स को कहते हैं कि भाई इसकी कितनी रिलायबिलिटी है कि नहीं। तो मतलब रिलायबिलिटी हम इस तरह काउंट कर सकते हैं कि जितने भी फेलियर आते हैं उन फेलियर को हम
फिर काउंट करते हैं और देखते हैं कि भाई अभी टाइम टू टाइम इसकी फेलियर अभी कम आना शुरू हो गए। पहले में सपोज पहले वीक में 10 फेलियर आ गए, फिर दूसरे में 15 आ गए, फिर तीसरे में 16 हो गए, फिर चौथे में मतलब 15, फिर 10, फिर 10, फिर इस तरह। तो उसका मतलब ये कि अब एक टाइम आएगा कि अब एक कांस्टेंट नंबर ऑफ फेलियर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये कि अब इसकी अक्रेंस फेलियर की जो ट्रेंड है वो कांस्टेंट होता जा रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम बहुत सारे एफर्ट भी लगा दें और वही मतलब फेलियर आते रहते हैं, तो अब दिस इज द टाइम कि इस बिहेवियर बिकम रिलायबल, या इसके इसके जो अक्रेंस ऑफ फेलियर हैं वो कांस्टेंट हो गया, लिहाजा दिस इज द टाइम टू 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 रिलीज द सॉफ्टवेयर। और रिलायबिलिटी मॉडलिंग के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल हैं और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल हैं। अब वो इस लेवल पे नहीं है अब मैं इधर डिस्कस कर दूं, लेकिन सिर्फ मैंने आप लोगों को ये आइडिया देना था कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन में टेस्टिंग किस तरह हम चेक करते हैं फॉर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिटेल में जाने के लिए फिर इसके लिए काफ़ी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन वो मैं अभी यहाँ नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। कवरेज बेस वर्सेस यूजेज बेस, मतलब हमने कब टेस्टिंग को स्टॉप करना है। To the answer generally depend upon the completion of some pre-planned activity, coverage of certain entities or some goal have been achieved। इधर जब हमने जितने भी गोल अचीव किया हुआ है, मतलब सो रिसेट किया हुआ था, और मतलब कौन कौन से पाथ को हमने टेस्ट करना था, कौन कौन से फंक्शनलिटी को हमने टेस्ट करना था, तो वो हमने अचीव किया हुआ है कि नहीं, वो इसके बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि नाउ वी हैव टू स्टॉप द टेस्टिंग। रिसोर्स बेस्ड क्राइटेरिया होता है कि भाई कितने हमारे पास टाइम कितना है, पैसे कितने हैं, व्हेन ऑल रिसोर्सेज हैव बीन फिनिश्ड। एक्टिविटी बेस्ड भी होती है कि भाई जब हमारे सारे फंक्शनलिटी टेस्ट हो जाएं, सारे चेकलिस्ट पूरा हो जाएं, तो फिर हमें टेस्ट करना होता है, मतलब स्टॉप करना होता है। क्योंकि अगर टेस्टिंग हम ऑल ओवर द लाइफ भी करते रहें तो ये तो स्टॉप नहीं होती। लेकिन हम इधर जो 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 करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो इसके मुताबिक हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। और उस गोल अचीव हो जाए तो वह टेस्टिंग स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है। कवरेज बेस वर्सेस यूजेज बेस का मतलब क्या है। यूजेज बेस्ड टेस्ट व्यू मीन द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव एंड फोकस ऑन द यूजेज सिनेरियो। हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से यूजर को किस किस सिनेरियो में टेस्ट करता है, तो उसको सारे यूज केसेस हमने टेस्ट कर लिए। यूज बेस टेस्टिंग मीन के मतलब रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस कहते हैं। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों से कहा कि इसकी रिलायबिलिटी, इसकी फेलियर अक्रेंस की ट्रेंड क्या है और कितनी अवेलेबल हैं, और तो ये सारी चीज़ें मतलब हम चेक करते हैं, रिलायबिलिटी प्रोफाइलिंग करते हैं कि भाई सपोज एक एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, तो ट्रैफिक लाइट 24/27 अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम इस तरह लाइबिलिटी टेस्टिंग में इस तरह प्रोफाइलिंग करते हैं कि हम 24/27 के लिए भी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि भाई इसकी मतलब पीक टाइम पे बहुत सारे मतलब एनवायरनमेंट की कंडीशन पे भी, और मतलब सारी चीज चेक करते हैं कि इसमें अवेलेबिलिटी क्या इशू आ सकता है, रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, ठीक है। और usage based in the usage based testing, the exit criteria of software testing is the user view। usage based testing में हम ये करते हैं कि भाई जितने भी यूज केसेस हैं वो सारे यूज केसेस कंप्लीट हो जाएं, तो बस लिहाजा अब इसको खत्म करना चाहिए। when the user view of software system has been achieved, then stop the testing। और कवरेज बेस्ड टेस्टिंग में ये होता है कि व्यू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसकी फंक्शनलिटी, इसकी सारे जितने भी पाथ्स हैं और सारे हम पाथ्स हमने चेक किए हैं, जितने भी इसके बैक एंड पेज फंक्शनलिटी सारा हमने चेक किए, तो लिहाजा अब इसको रिलीज करना चाहिए। यूजेज बेस्ड टेस्टिंग और कवरेज बेस्ड टेस्टिंग में फर्क ये है, यूजेज मीन यूजर किस तरह यूज करता है, और कुछ सारे सिनेरियो को हमने चेक किया, तो लिहाजा बस यूजेज बेस्ड टेस्टिंग स्टॉप होना चाहिए। कवरेज बेस कि भाई इसकी जितनी भी फंक्शनलिटी है, पाथ्स हैं, और सारे पाथ्स और सारे फंक्शनलिटी हमने चेक किए, तो लिहाजा नाउ टू स्टॉप द टेस्टिंग।
तो कवरेज बेस्ड टेस्टिंग वो ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूज बेसिक के यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे। यहाँ हम इसको स्टॉप करते हैं। टेस्टिंग जो कोर्स जो चैप्टर था हमने कंप्लीट किया। इसमें जहाँ कहीं पे कोई भी इशू हो, feel free to ask me, to contact me in the comment section. I will be happy to reply. ठीक है, थैंक यू। एक मरतबा मैं आप लोगों से और भी कहता हूँ कि इसको दोबारा रिवाइज करें और देखें कि भाई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरिफिकेशन वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अहम है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।